गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और जो वायरस थे उनके रिगार्डिंग ऑलमोस्ट जो जितना हमारे पास में था वो कवर अप कर लिया है। वायरस के अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी, एक टीएमवी बताया था, एक बैक्टीरियोफाज था, वो भी कवर अप करवा दिया। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। अब हमारे पास में आएगा वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की जब बात करेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या याद रखनी है कि वायरॉइड जो हमारे पास है वो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने का काम करेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट है, ये याद रखना। वायरस के रिगार्डिंग बात की थी तभी भी हमारे पास सेम केस था, वायरॉइड्स जो है वो स्मॉलेस्ट है, इन्फेक्शियस नो हमारे पास क्या होंगे, एजेंट होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। मिनट, हाँ। अब इसमें हमारे पास में सिंपलर देन वायरस, यानी कि वायरस की तरह इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। वायरस की मैकेनिज्म थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो किस तरीके से रेप्लिकेट करेगा अपने आरएनए को, वहां पे कैसे मैकेनिज्म करेगा, कितने मिनट के अंदर अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। बट यहाँ पे थोड़ी सिंपलर है। अगर यहाँ बात करूं ओनली सिंगल सर्कुलर स्टैंडर्ड हमारे पास डीएनए सॉरी प्रेजेंट होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है, पहली बात तो सर्कुलर होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अब सिंगल स्टैंडर्ड से मतलब क्या है, डीएनए ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए का कैसे स्टैंड होता है बताइए, सिंगल। तो हमारे पास वायरॉइड्स के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड ओनली। यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड दिखा रखा है, ये सिंगल है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा और प्रोटीन का कोट नहीं होगा। जब वायरस की बात की थी तो वहां पे प्रोटीन का कोट था क्या बताइए, और उसका नाम क्या बताया था मैंने, कैप्सिड। ये बात समझ में आ गई आपको, उसकी यूनिट भी बताई थी मैंने, कैप्सोमियर, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे वायरस की जगह जैसे वायरॉइड्स के अंदर आरएनए तो प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, साथ साथ में प्रोटीन का कोई भी कोड प्रेजेंट नहीं होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो वायरस से सिंपल है। वायरस की मैकेनिज्म थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वायरस की सिंपलर है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन के लिए कोड भी प्रेजेंट नहीं होंगे, बिकॉज प्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है तो कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आगे देखते हैं, कॉज प्लांट डिजीज सच एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये हमारे पास में कुछ प्लांट की डिजीज है, उनको कॉज करने का काम करेंगे। डिजीज का नाम क्या रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये याद रखना। किसने डिस्कवर किया था इनको, थियोडोर डीनर ने, और कब किया था, 1971 में। तो आपको क्या याद रखना है, वायरस को किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले थियोडोर ने किया। कब किया था, 1971 में किया। थियोडोर स्वान और थियोडोर डाइनर ये अलग अलग है, याद रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना। साथ में हमारे पास में स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गन होंगे, सॉरी ऑर्गन नहीं, हमारे पास में एजेंट्स प्रेजेंट होंगे। जो हमारे पास आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, ऐसे सिंगल स्टैंड प्रेजेंट है, प्रोटीन को कोट नहीं करते हैं उसको हमारे पास, बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन तो प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन वायरस में हमारे पास क्या था, कैप्सिड प्रेजेंट थे, यहाँ ऐसा नहीं है। वायरस से कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं, सिंपलर मैकेनिज्म होगी, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे देखते हैं, रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट प्लांट सेल यूजिंग होस्ट एंजाइम्स। अगर ये किसी प्लांट सेल में प्रेजेंट है, बिकॉज ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर रहे हैं जो प्लांट से रिलेटेड है, तो उस केस में क्या होगा, प्लांट के होस्ट सेल में प्रेजेंट रहेंगे और उसी होस्ट सेल से क्या करेंगे, हमारे पास मैकेनिज्म लेंगे प्रॉपर, और मैकेनिज्म लेने के बाद में अपना कोई क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट है, होस्ट पे। जिस भी होस्ट पर हमारे पास में ये रह रहे हैं वायरॉइड्स, तो वायरॉइड्स उससे क्या करेंगे, उसकी पूरी मैकेनिज्म को यूज करके, उससे न्यूट्रिशन लेके, अपने आप को नर्चर करके वहां पे अपनी रेप्लिकेशन जो कॉपी है वो बनाएंगे। तो यहां तक समझ आ गया आपको, आगे देखते हैं। और होस्ट एंजाइम्स को भी यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल। तो अभी तक आपको वायरस, बैक्टीरियोफाज और वायरॉइड्स, उसके बारे में इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होगा कि एक हमें आपको ब्रीफ बताना है वायरस के रिगार्डिंग, कुछ भी आप लिख दीजिए उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन, जितनी भी मैंने आपको बताई थी, कैसे मैकेनिज्म वर्क करेगी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए की कोटिंग प्रेजेंट है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ऐसे भी आ सकता है कि वायरॉइड्स और वायरस के बीच में डिफरेंस बताइए, तो आप बता सकते हैं आराम से, वो कॉम्प्लेक्स है, वायरॉइड्स की बात करूं सिंपलर है। यहाँ प्रोटीन की कोटिंग नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन की कोटिंग होगी। यहाँ पे ये रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो होस्ट एंजाइम वगैरह ही ले रहे हैं, वहां पे रेप्लिकेशन वायरस एनिमल और प्लांट दोनों में हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप आराम से लिख के आ सकते हैं। वायरस के एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, मैंने क्या बताया था, बैक्टीरियोफाज बताया था, टीएमबी बताया था, वहां पे वायरॉइड्स में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये बता देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो इसको पूरा ब्रीफली पढ़ना है, मतलब इसमें सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब ही क्या होता है बताइए, एडवांस। अब एडवांस है यानी कि ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होते हैं, एडवांस होंगे। इसमें हमारे पास में सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनेली हैं सब प्रेजेंट होंगे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जैसे अगर कोई सेल है हमारे पास में, न्यूक्लियस है तो उस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी,
ये याद रखिएगा। साथ साथ में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि न्यूक्लियोइड रीजन होगा, इसमें तो ऑलरेडी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे पास में। हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि प्रॉपर्ली डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर इसके सेल की बात करें, जैसे हम मैंने यहाँ बता देती हूँ, जैसे हमारे पास में ये है, मैंने बोला कि आपकी कोई प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? सेल वॉल। उसके अंदर हमारे पास एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिसपे दो मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर वाली है वो कौन सी है? आउटर। और जो अंदर वाली है वो इनर। अब हमारे पास में यहाँ पे बात करूं तो यहाँ फ्लूइड ऐसे फिल्ड अप होगा, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साथ साथ में इसके अंदर न्यूक्लियस की एक राउंड और डेंस स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे कुछ फ्लूइड फिल्ड अप होगा यहाँ पे भी, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी के अंदर हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे बेटा, और ये क्रोमोसोम जिस जगह से बाइंड अप होते हैं इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे? आर्म, आर्म्स बोलते। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर है। पहले प्लांट सेल है तो बाहर वाली मेम्ब्रेन सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल होगी तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, सेल वॉल रिजिड होती है, ये लिविंग होती है, याद रखना। फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, आउटर भी हो सकती है, इनर भी हो सकती है। साथ साथ में जो फ्लूइड फिल्ड अप है साइटोप्लाज्म। अगर जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड अप है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पे क्या होता है हमारे पास? डीएनए। अब वो डिपेंड करता है सेल कौन सी है उसके ऊपर, आरएनए की, डीएनए जो भी है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास में बात करें, न्यूक्लियस जो है वो उसकी मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है। तो ये पूरा आपको याद रखना है यहाँ तक। तो न्यूक्लियस इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड होगा, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड भी प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, उसमें कोई न्यूक्लियोइड रीजन नहीं होगा हमारे पास, पर्टिकुलर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे डीएनए भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से वेल डिफाइंड है, तो वो कौन सी सेल हो जाएगी हमारे पास में? यूकैरियोटिक सेल। ये आपको याद रखना है पर्टिकुलर। आगे देखते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड इन प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, इन सब में ये मिल सकते हैं पर्टिकुलर। अगर बात करो प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वो कहाँ मिलती हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, और बताओ एग्जाम्पल। बैक्टीरिया बोल सकते हैं, और एक बैक्टीरिया का नाम भी बताया था मैंने, साइनोबैक्टीरिया, याद होता आपको, बताया था ना। नेक्स्ट हमारे पास में साइज रेंज कितनी होगी? 5 से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकती है डायमीटर में। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड में भी 3 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, कुछ तो मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेन लेस में सिर्फ एक ही आता है हमारे पास, कौन है बताओ? नहीं, मेम्ब्रेन लेस में राइबोसोम बोल सकते हैं। अगर बात करूं हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें अलग अलग आएंगे, फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें अलग अलग आएंगे। तो ये पूरे आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, अभी याद रखना है मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ऐसे प्रेजेंट होगा, अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा हमारे पास। तो ऐसे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये आउटर वाली हो जाएगी, ये कौन सी होगी? इनर। इनर मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसको क्या बोलते हैं? पहले बताया था, क्रिस्टे। वेरी गुड। तो ये याद रखना, यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। ये वही सारी सेम चीजें रिपीटेड फॉर्म में है, बट एक बार कवर अप कर लेते हैं इनको। अब हमारे पास फर्स्ट थिंग कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप है। एनवेलप का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना। मेम्ब्रेन हमारे पास में आउटर भी है और इनर वाली भी, ये याद रखिएगा। अब एनवेलप अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है पर्टिकुलर, उसमें आउटर इनर दोनों को कंबाइन करके बोल रहा है। सेकंड थिंग बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। ऑर्गेनेली कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, और क्या बचिए बताइए? न्यूक्लियस तो है ही ऑलरेडी। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे प्रेजेंट रहेंगे। अब फर्स्ट हमारे पास आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बताइए, क्या करता है, फंक्शन क्या है उसका? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एटीपी सिंथेसिस, यानी कि एनर्जी एक तरीके से प्रोवाइड करेगा, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साथ साथ में सेकंड हमारे पास आया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? पैकेजिंग का काम करता है। ईआर क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ये प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस करवाएगा। अगर बात करूं लाइसोसोम की, तो वो किसकी तरह वर्क करते हैं? हाँ, सुसाइडल बैग ये सुसाइडल बैग की तरह काम करेंगे। अगर कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी एंटर करता है तो अपने आप को बर्स्ट करके एंजाइम बाहर आ जाएंगे सारे, तो वो मर भी गया और उसको डाइजेशन भी कर दिया, तो डाइजेशन भी बोल सकते हैं। वैक्यूल की बात करूं, वैक्यूल क्या होगा, क्या फंक्शन होगा? स्टोर करके रखेगा। वैक्यूल के कितने टाइप होते हैं? अलग अलग हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, सेप वैक्यूल, ये सब आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। राइबोसोम के कितने टाइप बताए थे? कौन कौन से थे? 70S और 80S। एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेटबर्ग यूनिट। 80S में कौन कौन से यूनिट थी हमारे पास? 60 एंड 40। 60 40 तो 100 हो गए अभिषेक, फिर ये 80 कैसे किया हमने, बताओ? हम्म, अच्छा यूनिट है, इनको ऐड नहीं करना है। हाँ चलो, तुम्हें पता तो है कम से कम। 70S में क्या होगा, कि कौन कौन से यूनिट होंगी? 50 एंड 30। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस में प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक में। राइबोसोम किस में प्रेजेंट होता है? दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक में कौन सा वाला होगा? 70S होगा। अगर मैं बात करूं हमारे पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक के पास होंगे। ट्रू न्यूक्लियस किसके पास प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक के पास में। फॉल्स न्यूक्लियस किसके लिए बोल सकती हूँ? प्रिमिटिव टाइप के कौन है? प्रोकैरियोटिक। एडवांस कौन है? वेरी गुड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कितने होते हैं टाइप? आउटर और इनर। जो हमारे पास में फ्लूइड सब्सटेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, और इसको क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन कैरी करके रखेगा। आगे देखते हैं। अब हमारे पास में डीएनए ऑर्गेनाइज रहेगा लीनियर क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसमें डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास इस तरीके से क्रोमोसोम है, इसको हमने सेंट्रोमियर बोल दिया, ये हमने आर्म्स बोल दिए। तो इसमें डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से, ये याद रखना। डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। साथ साथ में सेल वॉल इन प्लांट एब्सेंट इन एनिमल्स। सेल वॉल हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बिकॉज प्लांट्स में क्यों है? प्लांट्स का नेचर रिजिड होना जरूरी है, उनको स्टॉर्म वगैरह सारी चीजें फेस करनी है, तो वहां पे उनकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो क्या होगी? रिजिड होगी। अगर बात करूं एनिमल्स की, तो फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा तो नहीं है आप किसी एनिमल को ऐसे उठा रहे हो, किसी भी पेट एनिमल को, तो आपको प्लांट के जैसे फील आ रहे हो कि इतना कठोर कैसे है ये, ऐसा तो नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है। तो उसके हमारे पास में एनिमल्स में क्या होती है आउटर मोस्ट कवरिंग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? डेलिकेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। थिकनेस की बात करूं 6 to 8 nm होगी हमारे पास में, ये याद रखिएगा, ठीक है? इतनी थिकनेस होती है इसकी। साथ साथ में बात करते हैं डिवाइड बाय माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है? इसमें से इक्वेशनल डिवीजन किसको बोल सकती हूँ? मैंने लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। इक्वेशनल। इक्वल डिवीजन किसमें होता है? माइटोसिस के अंदर। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस में। अगर एक सेल से दो सेल बन रही है, कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। एक से चार बन रही है, वेरी गुड। अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 46 ही रह रहे हैं, तो माइटोसिस या मियोसिस? 46 क्रोमोसोम, 46 ही है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो क्या होंगे? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। इक्वल रहता है नंबर। मियोसिस में हाफ हो जाएगा, 46 से क्या हो जाएगा बताओ? 23 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई आपको? माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन रही है, मियोसिस में चार बन रही है। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सिमिलर रहेगा, मियोसिस में हाफ हो जाएगा। ये बात समझ आई यहाँ तक? माइटोसिस के लिए इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं, और मियोसिस के लिए रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन का मतलब है कि नंबर कम हो रहा है, तभी तो क्रोमोसोम आधे हो गए। और इक्वल का मतलब क्या है? सेम रहेंगे। अगर हमारे पास पहले 46 है तो वो 46 ही रहेंगे, 23 है तो 23 रहेंगे। अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आपको पूरा समझाऊंगी आगे। नेक्स्ट हमारे पास में साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोवाइड करेगा शेप एंड मूवमेंट। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो हर सेल के पास अपना फ्रेमवर्क प्रेजेंट है एक तरीके से, बिकॉज वो वहां पे अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख रही है। तो अगर आपको शेप और मूवमेंट एक तरीके से वहां पे करवाना है, प्रोवाइड होगा, तो किसकी वजह से होगा? साइटोस्केलेटन। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास में स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? फंक्शन बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हम्म
अरे वाह, वेरी गुड, यहाँ से देख लिया, बाहर से आने वाला इसको करेगा, कंट्रोल करेगा एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट है तो कौन इसमें एंटर करेगा कौन नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? कुछ को अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी। अब वो किसको करेगी किसको नहीं करेगी वो आगे पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस के लिए अगर आपको कोई टर्म देनी हो, कोई भी फैक्टर कुछ बताना हो तो क्या बताएंगे? ब्रेन ऑफ द सेल, वेरी गुड। अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, यहाँ से पढ़ के नहीं बताना है, अपने मन से बताओ। यहाँ से पढ़ लेते फिर आंसर करते हो। देखो अभी मैंने मना किया है, अभी भी हाँ ऐसे करके मैडम पहले आंसर पढ़ लेता हूँ। बॉडी नहीं, सेल के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहे हैं, मतलब सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि कैसे कोई चीज होगी हमारे पास, पर्टिकुलर सेल जो है डाइजेशन कैसे करेगी, रेस्पिरेशन कैसे करेगी, सारी चीजें कौन मेंटेन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो एक कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं। डीएनए को भी मेंटेन करेगा, बिकॉज डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर ही होगा ना। न्यूक्लियोलस क्या होता है बताओ? न्यूक्लियोलस होता क्या है पहले तो ये बताइए, फिर फंक्शन क्या करेगा वो बताना है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? राउंड और अच्छा एक बात बताओ, आपको आइडिया है कि न्यूक्लियोलस के बारे में किसने बताया था, या क्रोमोसोम के रिगार्डिंग किसने बताया था? क्रोमोसोम के रिगार्डिंग बताया था फ्लेमिंग ने। और एक आपने नाम सुना होगा फोंटाना, सुना है कभी? उन्होंने बताया था न्यूक्लियस के बारे में। फोंटाना बोलते हैं उनको। फॉन्ट याद रख लेना, फॉन्ट से फोंटाना। और फ्लेमिंग का आपको आइडिया है, वो याद नहीं तो फ्लेम याद रख लो। क्रोमोसोम से फ्लेम जल रही है, फ्लेमिंग, ऐसे ध्यान हो जाएगा। बाकी हमारे पास न्यूक्लियोलस करता क्या है, ये हमारे पास किसी भी सेल में ऐसे न्यूक्लियस के अंदर राउंड और डेंस स्ट्रक्चर होती है, ये याद रखिएगा। काम इसका एक ही है, क्या करेगा हमारे पास? राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है? एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, एटीपी बनाएगा, एनर्जी देगा। अगर कहीं पे भी बॉडी में एनर्जी बन रही है तो किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है बताओ? प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करेगा। अगर हमारे पास में पर्टिकुलर मैं आपको ये पूछती हूँ कि हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप हैं, एक है एसईआर और एक है आरईआर। तो एसईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से लिपिड कौन बनाएगा और प्रोटीन कौन बनाएगा? उसके पीछे रीजन क्या हुआ? ये तो बता दिया कि एसईआर हमारे पास में बना रहा है, लिपिड बना रहा है, वो प्रोटीन बनाएगा, लेकिन प्रोटीन क्यों बनाएगा? वेरी गुड, ऑलमोस्ट करेक्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर हमारे सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस स्मूथ है, कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो वो एसईआर है। वो क्या बनाता है हमारे पास? लिपिड बनाता है। अब यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी कि आरईआर की बात करूं, मतलब सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, ऐसे कोई सरफेस है उस पे ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो यहाँ क्या बनेगा? बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। जो आई थिंक क्या नाम था तुम्हारा, भूल गई मैं वापस। हर्षित, हर्षित को याद है ना? आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में गोल्जी अपरेटस क्या करता है बताओ? पैकेजिंग का काम। पैकेजिंग किसकी करेगा? और बन के कहां से आएंगे? प्रोटीन और लिपिड बन के कहां से आएंगे? ईआर से। ईआर में लिपिड कौन बना रहा है? एसईआर। और प्रोटीन कौन बना रहा है? वेरी गुड, उनको पैकेज करने का काम, पैकेट में डालने का काम, पैकेजिंग का काम गोल्जी अपरेटस। यहाँ तक समझ आया? तो ये मॉडिफाई करता है और पैकेज करता है मटेरियल को, तो पैकेजिंग का काम इसका है। अब नेक्स्ट हमारे पास में लाइसोसोम। लाइसोसोम किसकी तरह वर्क करता है बताइए? आतंकवादी, अच्छा हाँ, एग्जाम्पल याद आ गया क्या तुम्हें? अच्छा ये किस किस के दिमाग में था? आई थिंक आई हैड दिस वन, एक फैंटेसी थी मेरे दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए पर्टिकुलर कि स्कूल में मैं हूँ, वहां पे आतंकवादी आ जाए प्रॉपर, और पूरे स्कूल में एक तरीके से उन्होंने हाईजेक कर लिया, वो टाइप का सिस्टम होता है ऐसे। पर मैं वहां पे ऐसे क्लास के पीछे से हीरो की तरह, हीरो ही होता था मेरे दिमाग में, हीरोइन का ऐसा कभी आया नहीं, बिकॉज पिक्चर्स में ना हीरो को दिखाते थे ऐसे। तो मेरे था मैं हीरो की तरह से एंट्री लेके नीचे से स्लाइड करके जाऊं और उसमें नीचे से ऐसे मार के वो नीचे गिर जाए, इतने में उसको पता नहीं क्या मेरे पास होगा, उसका मुंह बांध दूंगी, हाथ बांध दूंगी, बाहर जाके सबको बोल दूंगी हाँ चलो
भाई चलो, सब मैंने फ्री करवाया। फिर बेटा पूरा स्कूल फ्री हो चुका है, उसके बाद में मैं पकड़ ली जाती हूँ, फिर मैं वहां से लड़ लड़ा के कैसे भी बाहर निकल रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे ब्रेवरी का अवार्ड दिया रहेगा। पूरे स्कूल को किसने बचाया, कृतिका ने बचाया। आज तक आतंकवादी तो क्या, मैं कह रही हूँ एक जानवर तक अंदर नहीं आ पाया स्कूल में। मेरे दिमाग में था ऐसे होना चाहिए कुछ, बच्चों के होता है। आई थिंक मैंने अभी पूछा भी था लेटेस्ट क्लास में एक बार, कौन सी क्लास है, 10th या 11th के बच्चे थे कुछ, तो मुझे बोल रहे थे मैम हमारे ऐसे ऐसे होना चाहिए। मैं ये सब सोच सोच के छोड़ चुकी हूँ, बट ऐसा कभी हुआ नहीं पर्टिकुलर कोई ऐसे एंट्री हुई हो या ऐसे कुछ हुआ हो। अब मैं ज्यादा क्या करती हूँ, जैसे क्लासेस में क्या होता है ना पर्टिकुलर, जैसे कोई भी आ गया, मतलब कोई भी इंसेक्ट वगैरह कुछ भी है, क्या बोलते हैं उसको, येलो येलो कलर के वेस्ट को बोलते हैं उसको, वो होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, वेस्ट को बोलते हैं, इतना तो मुझे पता है। मधुमक्खी येलो नहीं होती बेटा, मधुमक्खी इज डिफरेंट। हाँ वही, तो उससे बच्चे डर रहे थे। मैंने सोचा आतंकवादी तो नहीं, इससे तो मैं कम से कम बचा सकती हूँ उनको। फिर मैंने उसी को पकड़ के वहां से उसको बाहर कर दिया। बच्चे बोले हाँ मैडम, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, कोई वर्ड है यूज करते हैं पर्टिकुलर, नहीं जैसे मैंने कुछ कर दिया, उनको बचा दिया किसी चीज से, तो एक वर्ड यूज करेंगे, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मीम्स में बहुत ट्रेंडिंग हुआ था, उसी को यूज करने लग जाते हैं बार बार। एक तो वो है टेक्नोलॉजिया, वो उसको तो बार बार बोलते रहते हैं हर हर मिनट में। मैंने उनको कुछ बता दिया, मैडम टेक्नोलॉजिया पूरी क्लास बोलती है एक साथ, उनका फिक्स हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन उनसे नहीं हो रहा और मैंने कर दिया, जैसे मान के चलो मैंने कोई क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रिसिटी का, अब उनसे हो नहीं रहा वो क्वेश्चन, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स का या लाइट चैप्टर का, अब मैंने उस क्वेश्चन को करके बता दिया उनको पर्टिकुलर, तो बोलेंगे अरे मैडम टेक्नोलॉजिया पूरी क्लास एक साथ बोलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। ये ऐसे लाइसोसोम प्रेजेंट है, इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। अब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आया, कुछ भी आया पर्टिकुलर, तो और वो मारा नहीं जा रहा है, वो बहुत ज्यादा हमारे पास स्ट्रांग है, तो लाइसोसोम हीरो की तरह एंट्री लेंगे कि इसको मैं खत्म करता हूँ, मैं मरूंगा लेकिन इसको मार के मरूंगा, तो वहां पे खुद बस्ट हो जाएंगे। जब ऐसे बस्ट होगा तो ऐसे एंजाइम्स बाहर आएंगे। जब बस्ट हुआ वो हमारे पास पर्टिकुलरली, तो वो बैक्टीरिया जो था वो तो मर गया, अब उसको डाइजेस्ट भी तो करना है भाई, मर्डर तो कर दिया, अब वहां की क्लीनिंग भी तो करनी है, तो क्लीनिंग कौन करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स करेंगे। वो जाकर के उसका डाइजेशन कर लेंगे, तो मर्डर भी होगा, क्लीनिंग भी हो गई, कोई वेपन भी नहीं बचा, क्योंकि एंड में हमारे पास हीरो भी मर चुका है बेटा। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, ये याद रखना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करते हैं हमारे पास बताइए, स्पिंडल फॉर्मेशन। अगर कोई भी सेल डिवाइड कर रही है ऐसे, ये सेंट्रोसोम हमारे पास प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम है जैसे, तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उनको फॉर्म करने का काम करते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है बताइए, साइटोप्लाज्म के लिए की फैक्टर या कोई की लाइन बोलनी हो आपको तो क्या बोलेंगे, आंसर करो, पर्टिकुलर क्या लाइन होगी, आता है किसी को, मेन एरिना ऑफ द सेल, सुना है कहीं, ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, पैकेजिंग गोल्जी बॉडी, सुसाइडल बैग लाइसोसोम, मेन एरिना ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेमी फ्लूइड मीडियम होल्डिंग ऑर्गेनेलिज, तो सारे ऑर्गेनेलिज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। कोई भी ऑर्गेनेली हो वो सेल के किस में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये आपको समझ आया यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है, आगे देखते हैं एक बार। अब प्लांट सेल की कैसी स्ट्रक्चर होती है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेल वॉल कैसी होगी बताइए, रिजिड लेयर होगी, किसकी मिलकर बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी, सेमी परमेबल बाउंड्री है, सबको अलाउ नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास साइटोप्लाज्म किसको कंटेन करेगा, सारे जितने भी ऑर्गेनेली है सबको कंटेन करने का काम किसका है, साइटोप्लाज्म का है। एनिमल सेल प्लांट सेल सेम ही है, बस एनिमल सेल में आप सेल वॉल को हटा दीजिए, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, और थोड़ा बहुत चेंज किसमें होगा, क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल में। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल के साइज बड़े होते हैं, नंबर कम होंगे। प्लांट सेल जैसे हमारे पास ऐसे है तो वैक्यूल बड़ी सारी प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर बात करूं एनिमल सेल की तो उसमें कैसी होंगी, छोटी छोटी वैक्यूल बहुत सारी होंगी। तो यहाँ साइज छोटा है, नंबर ज्यादा है, यहाँ पे साइज बड़ा है, क्या होगा, नंबर कम, बस इतना याद रखना है। बाकी देखते हैं, वैक्यूल लार्ज सेंट्रल सेक मेंटेन टर्गर प्रेशर, यानी कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन करती है, कोई चीज अंदर एंटर कर रही है तो इनकी मेम्ब्रेन ही यहाँ पे प्रेशर लगाती है, तो बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ये याद रखना। जैसे कोई भी चीज ऐसा नहीं है इनके अंदर एंटर कर जाएगी, कोई फ्लूइड है बाहर, तो इनको यहाँ पे प्रेशर तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना, वरना वो जो साइटोप्लाज्म वो इनके अंदर आ जाएगा, तो उसी प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। समझ आया, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होते हैं बताइए,
नॉर्मली कहाँ होते हैं? किसी सेल में कहाँ होंगे? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कहाँ होंगे? समझ गए, चलो वेरी गुड। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे कि एनिमल? प्लांट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट में होगा कि एनिमल में? प्लांट में। एनिमल सेल में नहीं होगा। तो क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी लीफ है, उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो हमारे पास क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल को। ये याद रखिएगा। और इसमें हमारे पास आगे आप क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कैसी होती है, बट नॉर्मल केस में इसको नेट लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, वही सेम चीज चल रही है। गोल्जी एपरेटस, सीक्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, तो हमारे पास मॉडिफाई करने का काम करेंगे, पैकेजिंग का काम करेंगे। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करते हैं और सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस फॉर्मेशन किस चीज का करेंगे? बताइए किस चीज को बनाएंगे? ईआर। लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड को कौन सा ईआर बनाएगा हर्षित? हाँ रोको रोको अभी। और इस प्रोटीन किसको कौन बनाएगा? रफ। रफ क्यों बनाता है प्रोटीन को? क्योंकि राइबोसोम उसके पास प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी गुड। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, कंट्रोल करने का काम करेगा, ये याद रखना। ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा कंपैरिजन, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अगर सेल वॉल की बात करूं, प्लांट सेल एनिमल सेल में से किस में से प्रेजेंट होगी? प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं होगी। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास साइज में बड़ी वैक्यूल किस में प्रेजेंट होंगी? प्लांट सेल में। नंबर किस में कम होगा? नंबर किस में कम होगा? प्लांट। साइज किस में बड़ा होगा? नंबर किस में कम है? वेरी गुड। साइज किस में छोटा होगा? देखो बेटा, ये प्लांट सेल है, इसमें बड़े बड़े साइज की वैक्यूल है। अब साइज बड़ा है तो नंबर क्या होगा? कम। एनिमल सेल में छोटे छोटे ऐसे साइज के बहुत सारे होंगे, तो साइज इसमें क्या है? छोटा, तो नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल 5-5 फुट के लोग बैठे हुए हैं पूरे रूम में, तो ज्यादा बैठ जाएंगे। अब खली जैसे लोग आए और वो खली ऐसे नहीं इधर साइड में हो, तो कम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ पे क्या है? वही है, ये 2 खली प्रेजेंट है, 3 हो सकते ज्यादा ज्यादा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज तो बड़ा है, नंबर कम है, तो कम लोग फिट होंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से तो हैं ये आप लोगों की तरह, तो साइज छोटा है, नंबर ज्यादा होगा, ये याद रखना। तो प्लांट सेल में साइज क्या होता है वैक्यूल का? वेरी गुड। किसके जैसा होगा? अभी तो एग्जाम्पल बताया था। हाँ, और नंबर क्या होगा? एनिमल सेल में साइज कैसा होगा और नंबर? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रोसोम, क्या प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे? नहीं प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है शेप। शेप की बात करूं, प्लांट्स में कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होगी, और एनिमल्स में रेगुलर होती है। एनिमल्स सॉरी, शेप की बात करें सेल की। न्यूट्रिशन, प्लांट्स में कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं पर्टिकुलर। और हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक किस में होगा? एनिमल्स में। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो अपने खाने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। हेट्रोट्रॉफिक के बहुत सारे टाइप भी आते हैं, आप पढ़ेंगे। पैरासिटिक आएगा, सेप्रोफिटिक आएगा, और बताइए होलोजोइक आ जाएगा। हम कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? होलोजोइक। और सेप्रोफिटिक कौन करता है? डेड डिकेइंग मैटर पे जो हमारे पास डिपेंडेंट है। पैरासाइट कौन है? जो हमारे पास किसी होस्ट सेल पे रहकर उससे फायदा उठा रहा है। नहीं, पैरासाइट के एग्जाम्पल बेटा तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। कौन, किसको पैरासाइट बनाया था हमने? नहीं, कल परसों ही तो बनाया है। हाँ, मोहित पैरासाइट था। और होस्ट सेल कौन थी? तो अब समझ आया। तो आप होस्ट हैं और पैरासाइट में एग्जाम्पल लिख के आ जा रहा मोहित, ऐसे लिखना नहीं है। होस्ट में आप पर्टिकुलर याद रखना, हमारे पास होस्ट कोई भी हो सकता है। और अगर बात करें जैसे अमरवेल, आपने सुना होगा, वो भी होता है हमारे पास में, पैरासाइट की तरह वर्क करता है। बाकी ये तो हो गया कंप्लीट, क्लास खत्म करते हैं। ये समरी है, इसको वही सेम है बेटा, ये सब मैं बता चुकी हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा मूवमेंट को, साइटोप्लाज्म मेन अरीना ऑफ द सेल, ईआर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग करेगा, लाइसोसोम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ये बता चुकी हूँ। राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन बनाएगा। वैक्यूल का साइज कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस सेल में होगा? प्लांट सेल में। वेरी गुड।
क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, हमारे क्लास का मेन मोटो इसमें तो क्लियर नहीं है, बट इधर क्लियर शो हो रहा है मुझे। तो कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू क्रिएट व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ। तो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप यहाँ आके बोल नहीं सकते हैं, स्टेज का आपको फियर है, कि आपको लगेगा कि नहीं बस जब करूंगा जब देख लूंगा। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके टेस्ट में मार्क्स तभी आएंगे जब आपको यहाँ खड़े होकर बोलना है, आपका ये टेस्ट है एक तरीके से, तो आपको आना ही पड़ेगा। जब हमारे ऊपर ये होता है ना, जैसे प्रेशर आता है ये काम करना ही है, तो हम कर देते हैं। जब आपको चॉइस दी जाएगी तो आप नहीं करेंगे। तो जब भी आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होने लगेगा। अब आपको बैठे बैठे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपका एग्जाम है, आप 1 यूनिट कंप्लीट कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। अब तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें ये भी नहीं पता एग्जाम किस चीज का है, उसके बाद तुम सोच रहे अरे मैडम यूनिट पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला पेपर में। तब तो सोचोगे काश मैं पूरे साल पढ़ लिया होता, अगर मैं काश आधा आधा घंटा भी पढ़ता तो आज तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होता। ये सोच सबके माइंड में आती है। तो आप पूरे साल में भी आधा आधा घंटा निकाल के भी अगर पढ़ते हैं तो आपके पेपर तक आराम से आपके सिलेबस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना जरूरी है, बिकॉज लाइफ में कहीं भी चले जाओ कॉन्फिडेंस है तो आप सारी चीजें कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अपनी एज में आके आपके सामने बोल पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस की वजह से है। टीचिंग के लिए स्किल सबके पास है, नॉलेज सबके पास है, हर कोई तो आके नहीं बोल पा रहा है, उसका भी रीजन होगा ना, बिकॉज लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो यहाँ आके बोल पाए। कैमरे के सामने बोलना, अपने पूरे मासेस के सामने, बच्चों के सामने बोलना, इट्स नॉट इजी। आपने किसी फंक्शन में देखते होगे ना, बोलना है उस टाइम पे अपने आप स्टेज फियर आने लग जाता है, आपके शब्द लखड़ने इधर उधर चले जाने लग जाएंगे, आपको लगेगा ये पता नहीं क्या हो रहा है, लड़खड़ाते हैं हमारे शब्द बोलते टाइम। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपको स्टेज फियर है। धीरे धीरे आप बोलना स्टार्ट करोगे तो सारी चीजें निकल जाएंगी। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, दैट्स इट।